नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाक उच्चायोग के कर्मचारी पर जासूसी का आरोप, 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश, भारतीयों से मिलकर गोपनीय रक्षा दस्तावेज हासिल करने की कोशिश। सीमा पार से गोलीबारी में 2 जवान शहीद, जवाबी कार्रवाई में 1 पाकिस्तानी रेंजर ढेर। इस्लामाबाद में रैलियों और जनसभाओं पर 2 महीने के लिए पाबंदी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 2% महंगाई भत्ता, सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी। जम्मू कश्मीर को 500 करोड़ का बागवानी का पैकेज। साइरस मिस्ट्री का ईमेल लीक माफी लायक नहीं, टाटा ग्रुप ने कहा। गलत दावों से कंपनी की छवि खराब करने की कोशिश, बही खातों को बताया नियमों के मुताबिक। और पहली बार क्यूबा से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग से अलग रहा अमेरिका, भारत समेत कई देशों ने की सराहना। यूएन महासभा से अमेरिकी प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव पारित। और अब पहली खबर। टाटा समूह ने साइरस मिस्ट्री के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ग्रुप का कहना है कि मिस्ट्री का ईमेल लीक माफी लायक नहीं है। समूह ने कहा कि गलत दावों के जरिए साइरस कंपनी की छवि खराब कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि साइरस मिस्ट्री को फैसला लेने की पूरी आज़ादी थी, लेकिन उन्होंने बोर्ड के सदस्यों का विश्वास खो दिया था। इधर टाटा समूह के शेयरों में गिरावट जारी है। पिछले 3 दिनों में कंपनी को 26,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री और टाटा ग्रुप के बीच टकराव बढ़ गया है। साइरस मिस्त्री के आरोपों के बाद टाटा समूह ने सफाई दी है कि कंपनियों के वित्तीय विवरण पूरी तरह से सही और नियमों के मुताबिक हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस बारे में टाटा ग्रुप की लिस्टेड 27 कंपनियों से सफाई मांगी थी। इस बीच बाजार नियामक सेबी भी नियमों के उल्लंघन को लेकर पड़ताल कर रहा है। साइरस मिस्त्री ने टाटा के घाटे में चल रही कंपनियों की वजह से समूह की कंपनियों को 1800 करोड़ डॉलर के नुकसान की बात कही थी। ग्लोबल पैराडाइम में, ग्लोबल फ्रेटर्निटी में, इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी में टाटा एक बहुत बड़ा नाम है। और जिस तरह से ये लेटर बाहर रूप में आया है, तो मुझे लगता है कि सारे इन्वेस्टर, खासकर जो बाहर के निवेशक हैं, वो भी थोड़ा सा अभी ध्यान रखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है ग्रुप में और उनको क्या रुख लेना चाहिए। जनरली मैं समझता हूँ कि अभी तक जितनी डेवलपमेंट हुई है उससे कोई पॉजिटिव आउटलुक तो नहीं बनता। चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री ने टाटा सन्स को 5 पेज का ईमेल भेजा था। इसमें उन्होंने अपने हटाए जाने के तरीके पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने रतन टाटा समेत बोर्ड पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें काम की आज़ादी नहीं थी, फैसले लेने में उनकी भूमिका कम कर दी गई थी। साथ ही फैसले लेने के लिए ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कंपनी के कई फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं। घाटे में चल रही नैनो को बंद नहीं करने को रतन टाटा का जज्बाती फैसला बताया। Absolutely no purpose is served by washing dirty linen in public. Newton's law tells us that every action leads to an equal and opposite reaction. Allegations and counter allegations are futile. साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद टाटा समूह की कंपनियों के शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार और बुधवार को टाटा की कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सोमवार को टाटा सन्स के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया था और रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया था। नए चेयरमैन के लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, जो 4 महीने में नया चेयरमैन नियुक्त करेगी। टाटा सन्स देश का एक बड़ा कॉरपोरेट समूह है, जिनका टर्नओवर 10,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जी हाँ, तो कई दिन से चल रही ये गाथा अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल बाजार में जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। 26,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ टाटा को ही हुआ है। हरवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर हैं moneybhaskar.com के। हरवीर जी, ये बताइए कि 2 तरह की खबरें हमें सुनने में आ रही हैं। एक तरफ एक ओपिनियन खबर आती है जो टाटा मिस्त्री की तरफ जाती हुई नजर आती है, दूसरी खबर छप जाती है जिसमें पता चलता है कि नहीं, रतन टाटा अपनी जगह ठीक थे, मिस्त्री के फैसले जो हैं वो गलत हो रहे थे इस पूरे समूह के लिए। आखिर ऐसे में सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए? देखिए, ये तो एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया है कि वास्तविक जो रीज़न है उसके पीछे क्या है।
क्योंकि जिस तरीके से साइरस मिस्त्री को अचानक हटाया गया, वो घटनाक्रम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। काफ़ी लंबे समय से उनके जो डिसीजन थे उनको वॉच किया जा रहा था और कहीं ना कहीं ग्रुप को ये लगा कि साइरस मिस्त्री के नेतृत्व में लंबे समय तक हम लोग रहेंगे तो शायद नुकसान होगा। कहीं ना कहीं असहमति लगातार बन रही थी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरह के सवाल साइरस मिस्त्री ने अपनी जो ईमेल है उसमें उठाए हैं खुद को हटाए जाने को लेकर, और ग्रुप में जो फैसले लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं तो लेम डक की तरह मुझे रखा गया था, और कुछ लोग यहाँ पे पोस्टमैन का काम करते थे। बोर्ड मीटिंग्स में क्या होता था, बाहर जा कर के खबरें पास करते थे, फिर निर्देश लेते थे, फिर बोर्ड में आकर के डिसीजन होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर के। टाटा ग्रुप देश का एक बहुत ही सम्मानित कॉरपोरेट ग्रुप रहा है हमेशा, लेकिन उसके अंदर कहीं इस तरह की चीज़ें होंगी इसको लेकर के लोगों ने सोचा नहीं था। अब इसमें जो सवाल साइरस मिस्त्री ने उठाए हैं उनका जवाब टाटा ग्रुप को देना होगा, और उसमें कई सवाल सीधे रतन टाटा के जो पुराने फैसले हैं उनको लेकर के उठाए गए हैं, जो कि अपने आप में रतन टाटा की छवि और टाटा समूह की छवि के लिए बहुत ही बड़ा धक्का है। लेकिन इसके अलावा हरवीर जी, न सिर्फ कि देश की बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल है, जितना बड़ा टर्नओवर है और जिस खास रेपुटेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, जितना सम्मानजनक नाम है टाटा, इतने दशकों में जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना सम्मान और नाम पाया है। कंपनियां दूसरी भी हैं, लेकिन जो रेपुटेशन है टाटा की वो शायद दूसरा कोई मैच नहीं कर पाता है। फिलहाल ये बताइए कि भारतीय जो उद्योग जगत है, क्या उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है इस पूरे एपिसोड से? देखिए, बिल्कुल नुकसान पहुंच रहा है। एक तो अभी आपने खुद जब खबर में बताया कि 26,000 करोड़ के करीब जो है मार्केट कैपिटल का लॉस हुआ है, तो ये किसका लॉस है? जो शेयर होल्डर्स हैं उनका लॉस है। दूसरे ये है कि देश का सबसे बड़ा समूह है, जो उनकी सारी कंपनियों को मिला दे तो करीब 8 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप है। देश की जीडीपी का एक करीब 5 से 6% हिस्सा इस ग्रुप के पास है। तो इसका बिल्कुल एक मैसेज जाता है कि इस ग्रुप में बहुत कुछ सामान्य नहीं है, और सामान्य नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आगे जा कर के उसका इम्पैक्ट आएगा। अब जैसे उन्होंने कहा कि 18 अरब डॉलर का इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा, या उन्होंने सवाल उठाए कि जो एक्सपेंशंस किए गए उनके पीछे कोई तर्क नहीं था, या फिर जो एयरलाइन में निवेश किया गया वो एक गैर जरूरी एक्सपेंशन था और उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस को लेकर के भी सवाल खड़े हुए हैं। साथ में नैनो को लेकर के जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था रतन टाटा का, उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए। लेकिन अब जिस तरह से आज टाटा सन्स ने जवाब दिया है, उनका कहना है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी है, सारे नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो इन्होंने सवाल खड़े किए। लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर जो आज सवाल खड़े किए गए हैं टाटा सन्स की तरफ से मिस्त्री की चिट्ठी आने के बाद, तो ये चीज़ें तो पहले से चल रही होंगी, तो इसमें ये एब्रप्टली ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? फिर जिस तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज किया गया, तो जो उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया कि चेयरमैन को हटाने का अधिकार दिया गया, तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर टाटा ग्रुप को जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो ये हमारी जो एक फिर मैं वही कहूँगा कि जो सबसे रेस्पेक्टेड कंपनी है, रेस्पेक्टेड ग्रुप है देश में कॉर्पोरेट जगत में, उसकी छवि को जिस तरह से नुकसान पहुंचा है, ये हमारे पूरे कॉर्पोरेट जगत के लिए एक भारी नुकसान खड़ा करने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब ये सिर्फ नए चेयरमैन के बदल जाने से बात जो है बन जाएगी? अभी हालांकि कई महीने का वक्त भी इसमें बाकी है, या फिर आपको लगता है कि अभी टाटा समूह जो है खबरों में बना रहेगा, नुकसान लगातार टाटा समूह को, टाटा सन्स को और भारतीय उद्योग जगत को होता रहेगा? और आप खुद कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात दर्शकों को भी दोबारा बताना, कि जीडीपी का भी जो है एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं इससे भी प्रभावित होता है, जो टाटा सन्स और टाटा कंपनी जो है वो उससे प्रभावित होती है। तो ये बताइए कि क्या सिर्फ चेयरमैन के बदल जाने भर से कुछ बात बनेगी क्या? देखिए, टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। साल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक जो कंपनी जिसमें इन्वॉल्व है, जो ग्रुप इन्वॉल्व है, और देश की सबसे पहली प्राइवेट सेक्टर की स्टील कंपनी जिसने लगाई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा योगदान है उनका। दूसरे ये है कि ये जो अब नए जो चेयरमैन आने की बात है, नए चेयरमैन को भी जो सवाल साइरस मिस्त्री ने खड़ा किए हैं कि उनको काम करने की आज़ादी नहीं थी, जब नया चेयरमैन आएगा वो भी पहले इन कुछ सवालों का जवाब जरूर इस ग्रुप से चाहेगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि साइरस मिस्त्री पहले व्यक्ति थे जो टाटा परिवार के बाहर के व्यक्ति थे। तो ऐसे में अब आप कह रहे हैं कि और बाहर, और ये पहले से क्योंकि ग्रुप में डायरेक्टर पोजीशन पे थे, तो अब आप बिल्कुल एक बाहर से व्यक्ति को लेकर के आने वाले हैं
जिस तरह का एक सर्च कमेटी बनाई है 4 महीने में वो व्यक्ति को तलाश करेगी और जो कुछ नाम सामने आ रहे जी। हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को उस पोजीशन में लाने के पहले कुछ क्लैरिफिकेशन ग्रुप से जरूर चाहेगा। बिल्कुल। और इतना आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि अब ये करीब 78 साल के रतन टाटा ही गवर्न करेंगे पीछे से, या फिर नया जो व्यक्ति आएगा उसको पूरी आज़ादी दी जाएगी और उनके जो करीब, जो उनके दिल के करीब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, या जैसे कोरस में कुछ बेचने की बात थी, नैनो को लेकर के सवाल हुए हैं, तो ये जो चीजें हैं, या फिर डोकोमो के साथ जो लीगल बैटल हुआ है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं रतन टाटा उसमें उससे एकदम उससे जुड़े हुए दिख रहे थे। तो इनमें बदलाव लाना साइरस मिस्त्री को शायद महंगा पड़ा, और आगे कोई व्यक्ति आएगा उनको ये सब देखना पड़ेगा, पहले से मान के चलना पड़ेगा कि उनका अधिकार क्षेत्र कितना बड़ा या छोटा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरवीर जी। ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर, उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सीमा पर फायरिंग के बीच भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक रिश्तों में भी तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर को आज जासूसी के आरोप में भारत छोड़ने को कहा गया है। अख्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान भेजने का आरोप है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को झूठा बताया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तानी जासूसी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। जासूसी के आरोप में 2 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि राजनयिक छूट होने के कारण उसे छोड़ दिया गया है। अख्तर ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए महबूब राजपूत के नाम पर बना आधार कार्ड भी दिखाया। वो पाकिस्तानी उच्चायोग के व्यापार प्रतिनिधि के सहायक के रूप में काम करता था। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस एस्पियोनाज रैकेट में पाकिस्तान हाई कमीशन का एक मेंबर किंगपिन था, जो इंडियंस को रिक्रूट करता था, स्पाइस को, उनसे इंफॉर्मेशन लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में देता था और आगे पास ऑन करता था। इस मामले में गिरफ्तार भारतीय नागरिक मौलाना इलियास अख्तर और सुभाष जांगिड़ राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं। वो पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के लिए संवेदनशील जानकारियां जुटाते थे। इसमें रक्षा कागजात के साथ साथ भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की तैनाती से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे जो हमारे पैरामिलिट्री बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, उसकी सारी जानकारी हासिल करके पाकिस्तान हाई कमीशन में जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था महमूद अख्तर को दे रहे थे। भारत ने कड़ी नाराजगी जताने के लिए पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय बुलाया। उन्हें बताया गया कि अख्तर को 29 अक्टूबर तक भारत छोड़ना होगा। उन्होंने बताया कि 1997 में वो पाकिस्तानी सेना के बलूच रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और 2013 में उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई में तैनात किया गया। सितंबर 2013 में उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग में नियुक्त किया गया, जहां वो वर्तमान में श्री फारूक हबीब काउंसलर ट्रेड के सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कर्मचारी को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। पाकिस्तान ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि भारत पाकिस्तानी उच्चायोग के काम में बाधा डाल रहा है। उच्चायोग के कर्मचारी से जासूसी करवाकर पाकिस्तान ने दरअसल वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, लेकिन पहले भी पाकिस्तान इस तरह के काम कर चुका है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पाकिस्तान से गोलीबारी में आज बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। बीती रात पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारतीय चौकियों के साथ गांव को भी निशाना बनाया। इसमें 6 लोग घायल भी हो गए हैं। इसके बाद बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी रेंजर की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी है।
पाकिस्तान ने आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में भारी फायरिंग की है। बीती रात सीमा पार से 15 से ज्यादा भारतीय चौकियों और कम से कम 29 गांवों को निशाना बनाया गया। इसमें बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार शहीद हो गए। आरएसपुरा में 6 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए हैं। रात से चल रही थी फायरिंग, उसमें नई बस्ती रायपुर से के 6 इंजर्ड पेशेंट्स जो हमारी एम्बुलेंस में वहाँ से उनको यहाँ लेके आए हैं, उनको हमने यहाँ पे CSC आरएसपुरा में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया है। उसके बाद हम उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया है। फायरिंग बीती रात करीब 8:45 बजे शुरू हुई। सीमा पार से पाकिस्तान ने मोर्टार बम दागे और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। फायरिंग से सहमे सैकड़ों नागरिक अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। सीमाई इलाकों में स्कूल भी बंद हैं। पिछले 2 दिन में 16 लोग घायल हुए हैं। बुधवार को बीएसएफ का एक अधिकारी भी घायल हुआ था। और इसी बीच पीओके में पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना यहां बर्बर तरीके से पेश आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना ने तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी है। इस कार्रवाई में एक जवान शहीद हो गया है, एक जख्मी है। कुछ आतंकी नियंत्रण रेखा पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सेना को इसकी खबर मिलते ही अभियान शुरू किया गया। एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को बांध परियोजना के लिए फंड देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने पीओके में सिंधु नदी पर बांध के लिए $14 बिलियन की मांग की थी। एशियाई विकास बैंक यानी ADB अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओ ने कहा कि बैंक ने फंड देने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई थी। 2 साल पहले विश्व बैंक ने भी इस परियोजना के लिए फंडिंग से मना कर दिया था। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए पाकिस्तान को भारत से NOC लेने को कहा था, जिसे पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान लंबे समय से गिलगित बल्टिस्तान में सिंधु नदी पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान इसे ऊर्जा और सिंचाई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण परियोजना बताता रहा है। ADB ने चीन पाक आर्थिक कॉरिडोर को लेकर भी पाकिस्तान को आगाह किया है। बैंक का मानना है कि $46 बिलियन के इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान पर कर्ज का भारी बोझ पड़ेगा, जो भविष्य के लिहाज से ठीक नहीं है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में सियासी संकट भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान 2 नवंबर से राजधानी इस्लामाबाद में धरना देने वाले हैं। इसे देखते हुए राजधानी में 2 महीने के लिए राजनीतिक रैलियों और धरनों पर रोक लगा दी गई है। इस्लामाबाद में धारा 144 लगाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी के धरने के खिलाफ आदेश दिया। इमरान खान ने कहा है कि किसी भी हालत में 2 नवंबर से धरना होगा। पनामा पेपर्स मामले में इमरान खान नवाज शरीफ का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस मामले में नवाज शरीफ के बेटों और बेटियों पर भी आरोप लगे हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए 2% महंगाई भत्ते का ऐलान किया है। कर्मचारियों और पेंशनधारियों को जुलाई 2016 से एरियर भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के नीति आयोग की सिफारिशों को भी मंजूर कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2% महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बढ़ा हुआ DA जुलाई 2016 से मिलेगा। एक इंस्टॉलमेंट डियरनेस अलाउंस की केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को और डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को 1 जुलाई 2016 से दी जाए। और ये जो रिलीज की गई 1 जुलाई 2016 से, ये 2% का रिलीज है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी ओडिशा के बहरामपुर में IICER बनाने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के नीति आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी। In principle, the cabinet approved of the recommendations. With regard to some of the units about which the recommendations were made, it was decided that each case amongst the recommendations would now be brought up separately for consideration after its examination by the Department of Disinvestment
and the concerned ministries of the government of India. इसके अलावा CCEA ने जम्मू कश्मीर में बागवानी के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी। ये प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर के लिए ऐलान किए गए विशेष पैकेज का हिस्सा है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी के महामंत्री अमर सिंह ने पार्टी में तनातनी के बीच खुद को बेकसूर बताया है। उन्होंने आज कहा कि वो हमेशा मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े रहेंगे। अमर सिंह ने कहा कि आशु मलिक से उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को औरंगजेब कहने वाले वक्तव्य से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। अमर सिंह ने राम गोपाल यादव पर भी आरोप लगाया और कहा कि वो मुझे धमका रहे हैं। अमर सिंह ने साफ कर दिया कि अखिलेश यादव चाहे जो भी कह लें, लेकिन वो उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। मैं आज भी आपकी ओर देख के कह रहा हूं कि मैं जीवन के अंतिम सांस तक मुलायम सिंह के साथ हूं, और जब मुलायम सिंह के साथ हूं तो अखिलेश के साथ भी हूं, इसलिए कि मुलायम सिंह के पुत्र हैं, वो कुछ भी कहें। लेकिन मैं अखिलेश यादव के साथ इसलिए नहीं रह सकता कि वो मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े धड़े के नेता हैं और उनके पास सत्ता है। और अब कुछ खबर लेते हैं पंजाब की। आवाज़ पंजाब के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी बातचीत चल रही है। उनकी पत्नी और विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने आज ये बात कही। आम आदमी पार्टी ने भी माना कि सिद्धू से बातचीत जारी है। आम आदमी पार्टी से बातचीत टूटने के बाद ही सिद्धू ने आवाज़ पंजाब का गठन किया था। इसके बाद उनकी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई, लेकिन सिद्धू किस पार्टी में जाएंगे इसे लेकर उन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कल भी उनकी मीटिंग हुई है, क्योंकि फ्रंट के लोग भी थे और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लोग आए हुए थे, तो ये मुझे पता है मीटिंग हुई है। क्या बात हुई है डिस्कस, ये मैं उसके बारे में नहीं कह सकती। कांग्रेस और पार्टी दोनों के साथ मीटिंग हो रही है? हाँ, दोनों के साथ चल रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आने वाले वक्त में शहरों में बुनियादी ढांचे का प्रबंधन, खासकर पानी की आपूर्ति, सबसे बड़ी चुनौती होगी। शहरों की आबादी लगातार बढ़ने के बीच उन्होंने ये चेतावनी दी है। हालांकि उन्होंने भरोसा जाहिर किया कि बढ़ते शहरीकरण से भारत के विकास को रफ्तार ही मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एशियाई विकास बैंक और एशियन थिंक टैंक डेवलपमेंट फोरम के कार्यक्रम में शहरीकरण की चुनौतियों पर बात की। उन्होंने कहा कि फिलहाल 31% आबादी शहरों में रहती है और ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आबादी बढ़ने के साथ बिजली की मांग बढ़ेगी और सड़कों को दुरुस्त रखना होगा। उन्होंने कहा कि सब तक पानी पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। Water would always remain a big challenge because management of that scarce resource is still one of the important challenges that we have ahead of us. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों से वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके बाद एशियाई अर्थव्यवस्थाएं विकास को रफ्तार दे रही हैं। Decisively, Asian growth rate is much higher than the global growth rate itself. अरुण जेटली ने कहा कि बड़े शहरों का विस्तार हो रहा है और इनके पास कई सिटी बस रही हैं। उन्होंने दिल्ली और मुंबई का उदाहरण देते हुए इन्हें विकास का इंजन बताया। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 नवंबर को वहां जाएंगे। ये दौरा 3 दिन का होगा। पिछले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय यात्रा होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की नेपाल यात्रा से पहले गुरुवार को दिल्ली में दोनों देशों के संयुक्त आयोग की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश शरण महात ने की। इसमें लंबित परियोजनाओं की बाधाएं दूर करने और इन्हें जल्द पूरा करने पर विचार हुआ। The Joint Commission reviewed the progress in projects covered under the lines of credit and agreed to expedite their implementation. Both sides agreed to closely monitor progress of all development and infrastructure projects such as the Tarai roads, the cross-border rail links, development of integrated checkposts, cross-border transmission line projects, hydropower projects, cross-border oil pipeline, and address any bottlenecks on both sides. बैठक में भारत ने भूकंप से तबाह नेपाल के पुनर्निर्माण में सहयोग की पेशकश भी की। इस काम में चीन ने भी नेपाल को मदद की पेशकश की है। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड पहली यात्रा पर भारत आए थे। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल की यात्रा रद्द कर दी थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बीते 25 सालों में पहली बार अमेरिका क्यूबा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा से अमेरिकी प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव पर वोट नहीं किया। अमेरिका के इस कदम का भारत समेत सभी देशों ने स्वागत किया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 191 देशों ने वोट डाले। सिर्फ अमेरिका और इजराइल वोटिंग में शामिल नहीं हुए। प्रस्ताव में क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध को ख़त्म करने का आह्वान किया गया है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि वोटिंग में शामिल नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका क्यूबाई सरकार की सभी नीतियों और कार्रवाई से सहमत है। बीते 1 साल से अमेरिका क्यूबा के दरमियान रिश्ते बेहतर हुए हैं। Abstaining on this resolution does not mean that the United States agrees with all of the policies and practices of the Cuban government. We do not. We are profoundly concerned by the serious human rights violations that the Cuban government continues to commit with impunity against its own people, including arbitrarily detaining those who criticize the government. इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।